बाबर को राणा सांगा लाई। मुसलमानों से कहीं ज्यादा संख्या हिंदुओं की होती है मैदानी, तो गड़े मुद्दे तीर फाड़ते हैं। तो 84,000 मठ तोड़े किस देश, तो एक विचार ये भी चलता है कि मठों को तोड़ के मंदिर बनाया गया। तो रामजी लाल सुमन को क्या पछतावा है कि क्यों ऐसा बयान दिया? मेरा सिर्फ एक ही लाइन का बयान कि राणा सांगा बाबर को लाए। गिरफ्तार क्यों, बाबा बन जाएंगे, सर मुड़ाओ, गेरुआ कपड़े रखो, तब तक पुलिस ने हमारा घर घेर लिया, बहुत घेर लिया। योगी आदित्यनाथ कहाँ रहते हैं? मठ में रहते हैं ना। वो संपत्ति तो किसके पिताजी की संपत्ति नहीं, ये पिताजी के कहाँ पैदा हुए, कब पैदा हुए वो चाह रहे, मुझे तो अपने पैदा होने का पता नहीं। तो कुछ लोगों को लगता है हमारा राज है सैया भाई कुतबाल, अब डर का है। इतिहास चाहे 2 लाइन लिखे या 2 पेज लिखे, इतिहास की मजबूरी होगी। मुलायम सिंह यादव जी 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, भारत के रक्षा मंत्री रहे, मैं इसको कोई उपलब्धि नहीं है। कांग्रेस पार्टी के जो बड़बुले नेता तरह तरह की बात करते रहते हैं, उस पर नियंत्रण लगना चाहिए। नमस्कार, स्वागत है भारत समाचार के डिजिटल पॉडकास्ट में। और आज हमारे साथ बातचीत के लिए पिछले दिनों खूब चर्चा में रहे थे समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है भारत समाचार में। धन्यवाद। सबसे पहला प्रश्न हमारा ये है कि किस तरह से राजनीति में आपकी शुरुआत हुई, किस तरह से एंट्री हुई, क्योंकि 26 वर्ष में आप सांसद बन गए थे। लेकिन मैं शुरू से ही समाजवादी विचारों के साथ जुड़ा। उस समय हम लोग जब पढ़ते थे 68-69 में, उस समय की राजनीति और अब की राजनीति बड़ा फर्क है। उस समय जो विद्यार्थी राजनीति में आता था तो उसकी एक वैचारिक प्रतिबद्धता होती थी, आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट होता था, और उसकी इतनी दिमागी तैयारी होती थी, वैचारिक तैयारी होती थी कि जिस दल के साथ वो है वो अन्य लोगों से बात करके ये सिद्ध कर दे कि मेरा दर्शन आपसे श्रेष्ठ है। वो दौर था, पढ़ने लिखने का दौर था, विचारों का दौर था। और राजनीति में लोग जो आते थे सिद्धांतों से आते थे, उनकी एक वैचारिक प्रतिबद्धता होती थी, उसूलों के लिए कमिटमेंट होता था। तो मैं शुरू में विद्यार्थी जीवन से ही समाजवादी आंदोलन में शरीक हो गया था, समाजवादी हो गया। मंत्री भी आप बन गए थे, बहुत कम उम्र में शुरुआत आपकी हो गई थी राजनीति। 1977 में 26 साल का एमपी हो गया था, 89 में फिर दोबारा जनता दल से एमपी हो गया था, फिर चंद्रशेखर जी की सरकार में मैं मंत्री हो गया था। 99 और 2004 में फिर मैं रहा था, 4 बार में लोकसभा का सदस्य रहा, 2009 तक। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अगर हम मुलायम सिंह यादव की बात करते हैं, नेताजी की, तो कैसे मुलाकात रामजी लाल सुमन की मुलायम सिंह यादव के साथ हुई? विद्यार्थी जीवन से थी। मुलायम सिंह यादव जी 1967 में सोशलिस्ट पार्टी से विधानसभा के सदस्य हो गई थी। तो उस समय समाजवादी आंदोलन के लोगों से मिलना, मुलाकात करना अच्छा लगता था। मैं हालांकि विद्यार्थी था, लेकिन उस समय समाजवादी आंदोलन के जिन नेताओं से मेरी मुलाकात रही, उनमें मुलायम सिंह यादव जी, जिन्हें हम नेताजी कहते, वो भी एक थे, और उसी समय से मेरी उनसे मुलाकात थी। फिरोजाबाद जैसी सीट से आप सांसद बनकर आए, चुनाव जीता। फिरोजाबाद सीट हाई प्रोफाइल सीट है, अक्षय यादव अभी सांसद है वहां से। कैसे आपको वहां से कहा गया कि आप वहां से चुनाव लड़िए? देखिए, फिरोजाबाद जो सीट है वो फिरोजाबाद कभी आगरा का हिस्सा हुआ करता था। अभी फिरोजाबाद नया जिला बना है, और उसका एक हिस्सा शिकोहाबाद मैनपुरी में होता था। जहाँ तक फिरोजाबाद का सवाल है, 2 बार वो सीट समाजवादियों के पास रही। 1957 में बाबू बलराज सिंह सोशलिस्ट पार्टी से सांसद रहे, और 1967 में शिवचरण लाल जी वहां से सांसद रहे। तो समाजवादी आंदोलन की जड़ें बहुत गहरी थी फिरोजाबाद में, और मुझे उसी आधार पर अवसर मिला। रामजी लाल सुमन ने पहला चुनाव कब लड़ा था और नतीजा क्या रहा था, ये बताइए दर्शकों। 1977 में मैं पहला चुनाव लड़ा, पहले मैं जीता था। मैं तो पढ़ता था, पूरा 1 साल इमरजेंसी में जेल में रहा, फिर हम लोग यूनिवर्सिटी से निकाल दिए गए, कहीं दाखिला नहीं हुआ, लोग के 4 सेमेस्टर पूरे हो गए थे। बड़ी मुश्किल से मुझे मुरादाबाद में एडमिशन मिला। तो हम लोग जहाँ भी जाते थे तो जयप्रकाश जी के आंदोलन में हम लोग कार्यकर्ता थे, मैं उसकी स्टेट कमेटी में था, तो कहीं दाखिला नहीं मिला। जेल से आने के बाद बड़ी मुश्किल से मुरादाबाद में दाखिला मिला, तो मेरा 5वां सेमेस्टर पूरा हो गया था। 6वें सेमेस्टर से पहले लोकसभा का चुनाव आ गया, मैं सांसद हो गया, और मेरी लॉ की पढ़ाई मेरे सांसद होने के बाद पूरी हुई। तो जो करियर रहा, चुनाव लड़े आप, या फिर अगर हम हाथरस की बात करते हैं तो वहां से भी एक बार आप चुनाव लड़े थे, जो मैं हाथरस चुनाव लड़ा था, उस चुनाव को हम हार गए थे। जहाँ तक हाथरस का सवाल है, हमारा गांव कुछ ही जमाने में मथुरा जिले में था, अब नया जिला बन गया हाथरस, तो अब हाथरस जिले में है। लेकिन हमारा जज्बाती रिश्ता रहा आगरा से। मैं इंटरमीडिएट पास करने के बाद आगरा आ गया था, वहीं से लॉ पास किया, वहीं हम आगरा कॉलेज में पढ़ते थे। तो भले ही हमारा जिला मथुरा था, अब जिला आगरा हो गया है,
लेकिन भावात्मक रिश्ता हमारा आगरा से। कब जो है वो अगर बात करें राज्यसभा चुनाव की, क्योंकि आप राज्यसभा के सांसद भी हैं और पिछले दिनों आप खूब चर्चा में भी रहे थे, राज्यसभा चुनाव से जुड़ा हुआ कोई बात जो आप साझा करना चाहें? दिलचस्प रहा आपका राज्यसभा का चुनाव? दिलचस्प नहीं रहा। मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे बुला करके स्वयं कहा, और मैं समझता हूँ शायद वो जानते हैं कि मैं जन्मजात समाजवादी भी हूँ, और एक ही जगह रहा मैं पूरी जिंदगी में राजनीति में, समाजवादी आंदोलन से मेरा रिश्ता रहा। और मैं चूंकि 4 बार सांसद रहा, 2004 में जब श्री रामगोपाल जी संसदीय दल के नेता थे तो बाद में राज्यसभा में चले गए थे। जब 37 लोग लोकसभा में थे समाजवादी पार्टी की, तो मैं लोकसभा में पार्टी का नेता भी रहा हूँ। मैं 15 साल बाद राज्यसभा में रहा हूँ, लेकिन बड़े आराम के साथ में पार्टी में रहा। मुझे कभी कोई चिंता नहीं रही, मिल जाए तो अच्छा है, न मिले तो अच्छा है। लेकिन जिन चीजों के लिए हमने जिंदगी खपाई है, एक समता मूलक समाज के लिए, समाजवादी समाज बने, आर्थिक सामाजिक जो आर्थिक विषमता है वो खत्म हो, तो जिन चीजों के लिए हमारी प्रतिबद्धता थी, हम जिंदगी भर उस प्रतिबद्धता के साथ काम करते रहे, यही हमारा मकसद। आप बहुत लंबे टाइम से सर समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। उस वक्त का समाजवादी और आज के समय की अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करते हैं, कितना बदलाव आपने देखा है? क्योंकि आप वरिष्ठ नेता समाजवादी। देखिए, समय समाजवादी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने पहले भी आपसे कहा, मुझे बहुत तकलीफ है कि आज राजनीति का चरित्र बदल गया। और जैसा मैंने अभी आपको पहले बताया कि हम लोग जब पढ़ते थे तो एक वैचारिक प्रतिबद्धता होती थी हमारी, विचारों से राजनीति में आदमी लड़का आता था। आज सही मानों में वो जो मूल्य है, वो जो प्रतिबद्धता है, वो खत्म हो रही है। आज सबसे बड़ा सवाल क्या है? बीजेपी ने सबसे बड़ा गुनाह क्या किया है? वो ये है कि जाति और धर्म के नाम पर राजनीति को तरजीह दी। राजनीति का संबंध है भूख से, प्यास से, बेबसी से, लाचारी से, किसानों की समस्याओं से, गरीबी से, गुर्बत से। ये जो राजनीति के मुद्दे हुआ करते थे, ये राजनीति के मुद्दे आज राजनीति से गॉड है। और कुल मिलाकर के बीजेपी ने इन सब चीजों का स्थान जाति और धर्म को दे दिया है। ये बहुत तकलीफ दे है। राजनीति उसूलों पर होती है, सिद्धांतों पर होती है, नीतियों पर होती है। आज कुछ लोगों ने राजनीति को गलत दिशा देने की कोशिश की है। मैं समझता हूँ इससे बड़ा गुनाह राजनीति में कोई दूसरा हो नहीं सकता। आप चूंकि सर बहुत पहले से राजनीति को देख रहे हैं और वरिष्ठ भी हैं आप, तो उस वक्त की राजनीति को और आज की राजनीति को अगर तुलना करें, कोई बात जो आप साझा करना चाहते हैं कि उस वक्त ऐसी तरह से पॉलिटिक्स की जाती थी और आज के समय में ऐसी पॉलिटिक्स हो रही है? इस जमाने में दल बदल को बहुत बुरा मानते हैं। जो पार्टी छोड़ के जाता था वो ये दृष्टि से देखा जाता था। आज तो स्थिति हो गई है कि मौसम को देख लेते हैं, मौसम का मिजाज क्या है, कपड़े की तरह पार्टी बदल देते हैं। ये चीजें काफी बदली है। पहले दल बदल करने वाला आदमी गणा का पात्र होता था। आज जो दल बदल करने वाला आदमी है ना, तो समाज उसको बुरा मानता है, ना वो खुद उसको बुरा मानता है। तो जहां जहां राजनीति बदली है वहां समाज का मिजाज नहीं बदला है। आज ये सब चीजें क्यों हो रही है? आज ये सब चीजें इसलिए हो रही है, जो मुझे लगता है कि समाज ने इन सब चीजों से कॉम्प्रोमाइज कर लिया है, समझौता कर लिया है। मैं तो करप्शन को भी कोई इशू नहीं मानता। मैं अपने मित्रों से कहता हूँ कि आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, हमारे समाज ने भ्रष्टाचार से समझौता कर लिया है, कॉम्प्रोमाइज कर लिया है। इसलिए अब एक मुद्दा ही नहीं है। जहां समाज में लोगों की मनोवृत्ति ये बन गई हो कि काम पैसे लेके काम करने वाला ईमानदार है, बेईमान तो वो है जो पैसा भी ले ले और काम करे, ये वैसी प्रवृत्ति समाज की बन गई है, तो आप क्या कहेंगे? आपने एक बयान दिया था, खूब चर्चा में वो बयान रहा था राणा सांगा को लेकर। आपके घर खुद अखिलेश यादव गए थे, प्रोफेसर रामगोपाल यादव गए थे, घेराव भी आपका किया गया था। आपको लगता है कि वो बयान रामजी लाल सुमन द्वारा गलत दिया गया था जो आपने दिया था? नहीं, मैंने जो बयान दिया था, मैं सबसे पहले पार्टी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारे साथ सब लोग खड़े हुए, सब लोगों ने साथ दिया, और खासतौर से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का। वो जो मैंने बयान दिया था उसका लोग संदर्भ गलत लोगों ने दिया। मेरा सिर्फ उसमें कहना था कि बाबर को राणा सांगा लाई, ये ऐतिहासिक तथ्य है, ये मेरा अपना क्या हुआ नहीं है। बाबर नाम मेरे को छोड़ दीजिए, रामपुनिया इतिहासकार है, इरफान हबीब है, तमाम पुस्तकें इस पर उपलब्ध है। तो मैंने ये बात कही थी, इसको बात को बतंगड़ बनाया गया, और मैं समझता हूँ कि बिल्कुल सत्य था जो मैंने कहा। अभी भी अडिग हैं जो आपने उस वक्त कहा था उस बयान पर? मैं इस बात पर बहुत पहले बहुत कुछ बोल चुका हूँ। मेरा आपसे आग्रह है कि मेहरबानी करके इस पर ज्यादा मुझसे मत बोलिए। लेकिन उस वक्त साथ मिला था आपको अखिलेश यादव का या पार्टी के जो वरिष्ठ नेता का साथ मिला, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का साथ मिला, पूरे उत्तर प्रदेश में इस पर आंदोलन हुआ, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे घर आए, तो कुल मिलाकर के पूरी पार्टी बहुत मजबूती के साथ हमारे साथ खड़ी रही।
और खास तौर से उसमें दो चीजें थी कि जब ये बयान दिया तो उसको राज्यसभा की कार्रवाई से उसे एक्सपर्ट कर दिया गया। इसके बाद हमारे घर पर प्राणघातक हमला हुआ। तो ये सब होने के बाद पूरी पार्टी ने इसको बुरा माना, देश के लोगों ने बुरा माना जो किसी पार्टी में नहीं थे। और कुल मिलाकर के समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव भी हमारे कर दिया। उसके बाद बातचीत कोई उस मसले को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ आपकी हुई हो? सुरक्षा की भी मांग आपके द्वारा की गई थी? सुरक्षा की मांग हमारे द्वारा की गई थी और मुझे बेहद अफसोस है कि हमें कोई सुरक्षा नहीं दी गई। कुल मिलाकर के समय समय पर मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात करता रहा इस मसले पर, और बात करने के बाद वो पूरी तरह अस्वस्थ है कि जो कुछ हो रहा है गलत हो रहा है, और वो 100% हमारे साथ है। तो उसके बाद पार्टी द्वारा कोई बात समझाई गई हो आपको कि आगे इस तरह का बयान ना दे, ऐसे बयान से बचा जाए? क्योंकि खूब हंगामा उस वक्त उत्तर प्रदेश में हुआ। बचा नहीं जाए, लेकिन मैं खुद ये मानता हूँ कि जो बड़े मुद्दे उनको न पढ़ाया जाता चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल इन्होंने कहा अजमेर शरीफ की दरगाह के बारे में, इसके नीचे भी मंदिर है। अजमेर शरीफ की दरगाह तो मुगलों के आने से पहले की दरगाह है, और मैं ये मानता हूँ कि हिंदू मुस्लिम एकता अगर कहीं जिंदा है तो इन्हीं दरगाहों पर। मुसलमानों से कहीं ज्यादा संख्या हिंदुओं की होती है बचाने की, तो बड़े मुद्दे तो ये उखाड़ते हैं। अजमेर शरीफ की दरगाह के नीचे भी मंदिर बता रहे हैं। मैंने उस समय ये भी कहा था कि इतिहास साक्षी है कि 84,000 मठ तोड़े गए इस देश में, तो एक विचार ये भी चलता है कि उन मठों को तोड़ के मंदिर बनाया गया। तो बीजेपी के लोगों से हमने उस समय कहा था गड़े मुद्दे मत उखाड़ो, अगर तुम गड़े मुद्दे उखाड़ोगे तो फिर मजबूरी हो जाएगी, इनका जवाब तुम्हारे पास नहीं होगा। तो कुल मिलाकर के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का उन्होंने बयान था, उन्होंने कहा वो अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त था कि बेहतर हो कि पुराने गड़े मुद्दे न उखाड़े जाएं, इससे समाज में तनाव पैदा होगा। तो रामजी लाल सुमन को क्या पछतावा है कि क्यों ऐसा बयान दिया? खूब बवाल हुआ, घेराव हुआ। मुझे कोई पश्चाताप नहीं है। मेरा सिर्फ एक ही लाइन का बयान कि राणा सांगा बाबर को लाए, और उसका ऐतिहासिक प्रमाण है, अभी भी अड़ी गया। अब इमरजेंसी का जिक्र करते हैं, क्योंकि मैंने सुना है कि आप इमरजेंसी के दौरान भी जेल गए थे। कुछ किस्सा जो आप बताना चाहें इमरजेंसी के वक्त का? नहीं, इमरजेंसी हमारे लिए एक नया अनुभव था। हम गांव से आए मोटरसाइकिल पे, तो हमने कहा हम तो गिरफ्तार क्यों, बाबा बन जाएंगे, सर मुड़ाओ, गिरुआ कपड़े रखो। तब तक पुलिस ने हमारा घर घेर लिया, हॉस्टल घेर लिया, और हम गिरफ्तार कर लिए गए। आगरा जेल में रहे 7-8 दिन, तो हम अकेले थे। इमरजेंसी में हम लोग थे, ये बात सही है, अनिश्चितता का वातावरण था, कब छूटेंगे कब क्या होगा। लेकिन मैडम, सबसे बड़ा सवाल है कि आज अघोषित इमरजेंसी, अघोषित आपातकाल, लोकतंत्र को गहर लग गया है। जो लोकतांत्रिक संस्थाएं वो नष्ट हो रही है, ये सरकार ने सामाजिक रिश्तों को बिगाड़ा है। तो इतना बुरा हाल आपातकाल में भी नहीं था जितना बुरा हाल इस समय, जो मैं अनुभव करता। तो उस वक्त जेल में क्या किया करते थे? सोचे थे कि मतलब जेल से बाहर आने के बाद एक राजनीतिक करियर लाभ करते थे, व्यायाम करते थे, और मैं समझता हूँ राजनीतिक लोगों के लिए पढ़ने के लिए जेल से अच्छी जगह कोई नहीं है। तो वहाँ पढ़ा करते थे? बिल्कुल। कौन सी किताबें आपने पढ़ा? तमाम समाजवादी आंदोलन की किताबें, शेर व शायरी की किताबें, तमाम साहित्य की किताबें पढ़ते थे। अब एक सवाल ये भी है कि मुलायम सिंह यादव की बात करें या अखिलेश यादव की बात करते हैं, कौन रामजी लाल सुमन के पसंदीदा नेता? मुलायम सिंह यादव जी 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, भारत के रक्षा मंत्री रहे। मैं इसको कोई उपलब्धि नहीं मानता। मैं मुलायम सिंह यादव जी की 2 उपलब्धि मानता हूँ। नंबर 1, हिंदुस्तान में जब समाजवादी आंदोलन खत्म हो गया था 1977 में, उस समय जनसंघ थी, बीजेपी नहीं थी, जनसंघ थी, संगठन कांग्रेस थी, चौधरी साहब का लोकदल था, सोशलिस्ट पार्टी थी, ये सब पार्टियां मिलकर के जनता पार्टी हो गई थी, और एक तरह से हिंदुस्तान का समाजवादी आंदोलन खत्म हो गया। मुलायम सिंह यादव का राजनीति में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो योगदान है वो ये है कि 1992 में मुलायम सिंह यादव जी ने, नेताजी ने समाजवादी पार्टी बनाई और पूरे हिंदुस्तान के बिखरे हुए लोगों को इकट्ठा किया समाजवादी पार्टी के नाम से। समाजवादी पार्टी का जहां तक सवाल है, समाजवाद एक दर्शन है, और जब तक हिंदुस्तान और दुनिया में बेबसी है, लाचारी है, गरीबी है और गुर्बत है, समाजवादी आंदोलन की आवश्यकता है। तो इतिहास चाहे 2 लाइन लिखे या 2 पेज लिखे, इतिहास की मजबूरी होगी कि हिंदुस्तान के समाजवादी आंदोलन को पुनर्जीवित करने का काम श्री मुलायम सिंह यादव ने किया। एक तो बड़ा योगदान उनका ये था, और दूसरा योगदान उनको मैं ये मानता हूँ कि अपने जिंदा रहते हुए उन्होंने श्री अखिलेश यादव जी को राजनीति में स्थापित किया, मुख्यमंत्री बनाया। अखिलेश यादव को किस तरह से आप देखते हैं? अखिलेश यादव नौजवान है, डायनेमिक है, मूल्यों के, राजनीतिक सिद्धांतों के लिए उनकी प्रतिबद्धता है, बहुत परिश्रम करते हैं, और मैं समझता हूँ बेहतरीन नेता है।
अभी एक तस्वीर सामने आई थी मस्जिद की, संसद भवन के पास में ही मस्जिद है, रामपुर के सांसद इमाम भी है वहां के। उस तस्वीर को लेकर खूब निशाना समाजवादी पार्टी पर साधा गया, कहा गया कि समाजवादी पार्टी का कार्यालय बना दिया गया मस्जिद को लेकर भी। लगता है कि जो टारगेट किया जाता है समाजवादी पार्टी को वो बेवजह किया गया, क्योंकि कल आरएसएस ने बैठक भी मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ की है और दूसरी तरफ आपकी पार्टी के नेता मस्जिद गए तो सवाल पूछ रहे हैं। ये तो पागलपन है। हमारी पार्टी के जो सांसद है रामपुर के, वो मजहबी आदमी है, धार्मिक आदमी, वो रहते हैं। श्री अखिलेश यादव जी वहां मिलने गए थे। बीजेपी के लोगों ने, जो उनकी आदत है, वो हिंदू मुसलमान के साथ समाजवादी पार्टी का कार्यालय बन गया, वहां बोले रहते हैं। ये आरोप लगाया गया। समाजवादी पार्टी का कार्यालय है, न तो हम किसी मंदिर को बनाना चाहते हैं, न किसी मस्जिद को बनाना चाहते हैं। शिष्टाचार के नाते राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वहां गए थे। फिर मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, जिस तरह की बातें करते हैं, ये जवाब देंगे? योगी आदित्यनाथ कहाँ रहते हैं? मठ में रहते हैं ना। वो संपत्ति तो किसके पिताजी की संपत्ति नहीं है, संपत्ति तो मठ की है ना, वो तो मंदिर है वहां। ये बीजेपी के तमाम लोग जो मंदिरों में रहते हैं, उनका आप क्या करिएगा? इनको कोई नैतिक अधिकार नहीं इस तरह की बात करने का। इनकी आदत बन गई है हर सवाल पर हिंदू और मुसलमान करना। पहले योगी आदित्यनाथ मठ से बाहर आ जाए तो हम बात करें। आपको लगता है कि मस्जिद में जाना सही था? अखिलेश यादव खुद गए, कई सांसद भी उनके साथ थे, क्योंकि कई आपके पार्टी के ऐसे सांसद हैं जो कहते हैं कि इस तरह से मस्जिद में भी नहीं जाना चाहिए। हम राजनीति में हैं। हम जब चुनाव लड़ते हैं, हमारी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, उनके घर भी जाते हैं, मंदिर भी जाते हैं, मस्जिद भी जाते हैं, तो क्या इस लिहाज से जाते हैं कि हम कब्जा करने आए, ये ऑफिस बन जाएगा? ये कि सामान्य शिष्टाचार है। और मैंने जैसा अभी कहा कि बीजेपी के लोगों को क्या अधिकार है आरोप लगाने का, हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे? अगर तुम ये कहती हो कि मस्जिद में गए और वहां रहते हैं हमारी पार्टी के एमपी कार्यालय बनाने के, तो सबसे पहले एक आदर्श प्रस्तुत करें। योगी आदित्यनाथ वो मठ से निकल करके दूसरी जगह अपना ठिकाना बना ले। बीजेपी के लोगों को इस प्रकार की बात करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं। रामपुर के सांसद को लेकर पत्र भी लिख दिया गया है कि उन्हें हटा दिया जाए, क्योंकि नेताओं को लेकर वो मस्जिद में पहुंच उनका वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं करने से हमारा क्या लेना देना, करते रहे, हम इसकी कोई चिंता नहीं। संसद भवन चल रहा है इस वक्त, मानसून सत्र चल रहा है और अब तक की बात करें तो एक दिन भी कार्रवाई ठीक से नहीं चल पाई है। रोजाना जो है वो SIR का मुद्दा हो, हंगामा किया जा रहा है, विरोध प्रदर्शन हो रहा है। आपको लगता है कि नुकसान जनता का हो रहा है? मैं मानता हूँ, लेकिन सबसे बड़ा सवाल क्या है? सबसे बड़ा सवाल है संसद चलाने की जिम्मेदारी सिर्फ प्रतिपक्ष की नहीं है। संसद चलाने की जिम्मेदारी सरकारी पार्टी की। हम जानते हैं कि जनता की दौलत है, पैसा बेशुमार खर्च होता है, इसका सही सदुपयोग होना चाहिए, लेकिन हम आते क्यों हैं जनता के सवाल को उठाने के लिए? संसद में गतिरोध पैदा कब होता है? संसद में गतिरोध पैदा जब होता है कि जब जनजीवन से जुड़े हुए महत्वपूर्ण सवालों पर भी सरकार का रुख सकारात्मक नहीं होता तो तनाव होता है। मिसाल के तौर पर पहले दिन संसद का सेशन शुरू हुई 21 जुलाई। पहले हमारा सबसे पहला मुद्दा था कि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होनी चाहिए। सरकार ने बहुत चालाकी से अपने किसी आदमी से नोटिस दिलवाया और कहा कि साहब चर्चा होगी, अगले हफ्ते में चर्चा होने वाली, तो वो मुद्दा शांत हो गया। सरकार ने कमिटमेंट कर दिया, चर्चा होगी। बिहार के मामले में कोई बात सुनने को तैयार नहीं। आप मुझे ये बता दीजिए कि 2024 में मतदाता सूची को दुरुस्त किया गया, तो कौन सी ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई? ये पिताजी के कहां पैदा हुए, कब पैदा हुए वो चाह रहे, मुझे तो अपने पैदा होने का पता नहीं। सही मानों में ये प्रतिपक्ष का जो मतदाता है, मेरा अपना मानना है कि बीजेपी का मतदाता संपन्न मतदाता है, उसका स्थायी निवास है, उसका स्थायी रोजगार है। लेकिन जो अकलियत के लोग हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं, इनको अपना घर छोड़ करके दूसरे काम करने जाना चाहता है, लेकिन वो मूल निवासी तो उन्हीं के 14 विकल्प ऑलरेडी पहले हमारे सामने है वोट देने के लिए। ये जानबूझ करके कुछ वर्गों को, जो प्रतिपक्ष का वोटर है, उसको जानबूझ करके रोकने की कोशिश कर रही है। और जहां तक चुनाव आयोग का सवाल है, चुनाव आयोग कोई निष्पक्ष संस्था नहीं है, ये बीजेपी और सरकार का एक अंग बन करके काम कर रही है। आपको लगता है कि सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने इस मसले को उठाया था? क्योंकि 2024 में जब लोकसभा का चुनाव था, उस वक्त अखिलेश यादव की बात हो या समाजवादी पार्टी की बात करते हैं, लगातार वोटरों के नाम काटे जा रहे हैं। इस मुद्दे को आप लोगों ने उठाया था। ऐसा ये कोई नया काम नहीं। हाँ। ये नया काम नहीं है। हर चुनाव से पहले इनकी कोशिश ये हो रही है, ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं, चिन्हित कर लेते हैं कि कौन वर्ग के लोग हमारे मतदाता है। जानबूझकर उनको चिन्हित करके उन वोटों को काटा जाता है, जिससे हमारी ताकत में इजाफा न हो। ये कैसे जीते हैं? साम दाम दंड भेद से उसका एक पार्ट, उसका एक हिस्सा मतदाता सूची से नाम काटना भी।
एक सवाल इससे अलग है कि मस्जिद का जिक्र हम लोगों ने किया, कावड़ यात्रा भी चल रहा था पिछले दिनों। अगर देखे, सावन का महीना इस वक्त चल रहा है। बीजेपी ये भी आरोप लगा रही है कि सावन के महीने में अखिलेश यादव मंदिरों में नहीं गए पूजा पाठ करने के लिए, लेकिन मस्जिद में पहुंच गए। कावड़ियों को लेकर बीजेपी क्या आरोप लगा रही है? अखिलेश यादव भी नहीं गए। बीजेपी को मालूम है बहुत आलीशान एक मंदिर बना इटावा में। क्या कहेंगे बीजेपी के लोग? तो कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है बीजेपी के लोग तय करेंगे। कावड़ यात्रा हो रही है और कावड़ यात्रा के समय मांस पे पाबंदी लगा दी गई है, शराब की छूट कर दी गई है। कुल मिलाकर के एक रिपोर्ट ये भी है कि कावड़ यात्रा के समय जो मादक पदार्थ हैं उनकी बिक्री बढ़ जाती है। कावड़ यात्रा हो रही है लेकिन जगह जगह जो तनाव पैदा हो रहा है वो किसी भी कीमत पर न्याय संगत नहीं। ये तनाव नहीं होना चाहिए। और मैं एक बात और जरूर कहना चाहता हूँ, ये जितने भी धार्मिक कार्यक्रम हैं, इन धार्मिक कार्यक्रमों को और ज्यादा शानदार बनाने का काम सरकार करती है। सरकार चाहती है कि आम आदमी का ध्यान हट जाए, धर्म में लग जाए। ये बेरोजगारी की जो बात है उसको करना बंद करते हैं, रोटी की बात करना बंद करते हैं। तो जानबूझ के सरकार की भी दिलचस्पी है इन त्योहारों में। तमाम ऐसे त्योहार जो गुजरात और महाराष्ट्र में होते थे उत्तर प्रदेश में आ गए। तो धार्मिक कार्यक्रम बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, फूल बरसाए जा रहे हैं। फूल बरसाए लेकिन कम से कम उस गरीब का तो ख्याल रखें, उस पढ़े लिखे नौजवान का तो ख्याल रखें जो बेरोजगार है। तो कुल मिलाकर के मेरा कहना यह है कि धार्मिक कार्यक्रम होते रहे लेकिन मेहरबानी करके आम आदमी की जिंदगी से जुड़ी हुई जो समस्या है उसके निदान पर भी सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए। ये भी कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी एक तबके को लेकर तो बात करती है, एक तबके के यहाँ पहुंच भी जाती है, लेकिन कावड़ियों को लेकर जिस तरह से सवाल उठाए गए, निशाना साधा जाता है अलग अलग नेताओं द्वारा, ये क्या उचित है? वोट बैंक के लिए भारतीय जनता पार्टी कैसे चले, भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक दर्शन क्या हो, एक अलग सवाल है। मेहरबानी करके हमारे ऊपर कृपा करें। समाजवादी पार्टी कैसे चलेगी ये हम तय करेंगे कि बीजेपी तय करेगी। समाजवादी पार्टी अपने फर्ज को जानती है, जिम्मेदारी को जानती है, जिन उसूलों के लिए उसकी प्रतिबद्धता है उसको जानती है। तो मेहरबानी करके वो बीजेपी के बारे में चिंता करें, समाजवादी पार्टी के बारे में उनको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। तो आपको लगता है कि कावड़ियों को लेकर बयान देना उचित है? जिस तरह से जो है अलग अलग नेताओं द्वारा बयान भी दिए जाते कावड़ियों को लेकर, पुष्प वर्षा को लेकर बयान दिए गए, ये कहा गया कि बेरोजगार लोग कावड़ लेकर जाते हैं, ये उचित है आपको लगता है? नहीं, मैं नहीं कहता। जो धार्मिक कार्यक्रम हो रहे होते रहे, लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा जैसे मैंने भी कहा कि इन धार्मिक कार्यक्रमों को इसलिए और ज्यादा तवज्जो दी जा रही है जिससे लोग मूलभूत समस्याओं से ध्यान उनका हट जाए। और जहां तक जैसे मैंने भी आपसे पहले कहा कि साहब गोश्त की दुकानें बंद होंगी लेकिन शराब की दुकानें नहीं बंद नहीं हो रही। एक आंकड़ा ये भी तो है ना कि इस बीच में मादक पदार्थों की बिक्री बढ़ी है। तो कावड़िए शंकर का कावड़ लेके जा रहे जाते रहे लेकिन उत्पात होता है, जगह जगह तनाव होता है, ये किसी भी कीमत पर न्याय संगत नहीं है। मेरा सरकार से आग्रह है कि मेहरबानी करके जो बेसहारा लोग हैं उनकी तरफ भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। आप आगरा में रह रहे हैं और आगरा से ही मंत्री भी हैं भारतीय जनता पार्टी सरकार में, एसपी सिंह बघेल। लगता है कि काम खूब तेजी के साथ आगरा में हो रहा है और आप सांसद खुद भी हैं, तो लगता है कि जो मुद्दे थे आगरा के उसको आपने संसद में उठाया है? नहीं, मैं उनके काम कार्य प्रणाली पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। जहाँ तक मेरा अपना सवाल है, मेरी कोशिश ये रहती है कि चाहे संसद के बाहर या संसद के अंदर हमारी जो प्रतिबद्धता है गरीबों के लिए, किसानों के लिए, बेरोजगारों के लिए, उसके धर्म का हम निर्वाह करते रहे। मैं अपने बारे में कह सकता हूँ, दूसरे के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। एक सवाल ये भी है कि आज के समय में अगर उत्तर प्रदेश का जिक्र करें तो दलितों का सबसे बड़ा नेता किसे मानते हैं आप वर्तमान में? देखिए, सवाल नेता का नहीं, सवाल समस्याओं का है। आज सबसे बड़ा सवाल क्या है? समाज में तनाव पैदा हो रहा है, दलितों की बारात रोकी जा रही है, डॉक्टर अम्बेडकर की तस्वीरें तोड़ी जा रही है, मूर्ति तोड़ी जा रही है, भगवान गौतम बुद्ध की मूर्ति तोड़ी जा रही है। ये मूर्तियां नहीं तोड़ी जा रही, एक विचार को तोड़ा जा रहा है। ये जो काम उत्तर प्रदेश में हो रहा है, मुझे लगता है इसको जो करने वाले लोग हैं वो मदांध हो गए, अंधे हो गए। उनको लगता है कि उनकी मिजाज की सरकार है। हम सरकार में भी रहे, प्रतिपक्ष भी रहे, हम सरकार के आचरण के बारे में जानते हैं। सरकार का जो आचरण होता है, समाज की शक्तियां उसी के हिसाब से बहुत कुछ संचालित होती है। तो कुछ लोगों को लगता है हमारा राज है, सैया भाई कुतवाल, अब डर काहे को। ये सब घटनाएं हो रही है। घटना हो सकती है लेकिन एक जगह अम्बेडकर की मूर्ति टूटने के बाद आप सख्त कार्रवाई कर देते, एक संदेश चला जाता, फिर इन घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होती। तो आज जानबूझ करके पूरे समाज में तनाव पैदा किया जाए। दलितों पर अत्याचार बढ़े, महिलाओं पर अत्याचार बढ़े। लेकिन मैं स्वागत करना चाहूंगा, आज ये झगड़ा क्या है?
ये झगड़ा राजनीति से ज्यादा सामाजिक है। ये दो धाराओं के बीच का टकराव है। एक वो लोग हैं जो अपनी मनोवृत्ति से अभी भी समझौता करने को तैयार नहीं, एक मनोवृत्ति के लोग। दूसरा, हिंदुस्तान का जो दलित नौजवान है, उसने दुनिया की क्रांतियां पढ़ी हैं, पढ़ लिख गया है, वो उस माहौल में रहने को तैयार नहीं है जिस माहौल में उसके पुरखे रहे थे। ये दो धाराओं का टकराव है। तब उन नौजवानों ने विरोध करना भी शुरू कर दिया। तमाम जगह जहां उन्होंने धार्मिक कार्यक्रम हुए, लेकिन अंबेडकर की शोभा यात्रा जहां लोगों ने नहीं निकलने दी, उन लोगों ने फिर उनकी कलश यात्रा भी नहीं निकलने दी। तो ये सवाल ऐसा है कि सब सवालों का हल ढूंढना चाहिए। कौन बड़ा है, कौन छोटा है, लेकिन बड़े और छोटे का तो आकलन इस आधार से होगा कि जनता की समस्याओं में कौन ज्यादा शरीक रहा। अगर हम चंद्रशेखर आजाद की बात करें या आकाश आनंद की बात करते हैं, किस तरह से उनके कार्यशैली को आप देख रहे हैं? क्योंकि आकाश आनंद पर तो पिछले दिनों खूब एक्शन भी हुआ, फिर से वापसी भी हो गई और चंद्रशेखर आजाद सांसद भी बन गए और बताते हैं कि सबसे बड़े नेता है उत्तर प्रदेश में, दलितों की आवाज को बुलंद करते हैं। मैं देखिए, वो बच्चे है आकाश और ये चंद्रशेखर आजाद का अपने काम करने का तरीका अलग है। आप जानती हैं, मैं 47-48 साल पहले मैं पार्लियामेंट में था, ये लोग बाद में राजनीति में आए, तो मैं किसी के बारे में कोई व्यक्तिगत टिप्पणी लगता है आपको कि दलितों की आवाज को बुलंद कर रहे हैं चंद्रशेखर आजाद या आकाश आनंद की बात करें? मुझे और किसी का पता नहीं, हम जरूर बुलंद कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं। अभी एक ताजा उदाहरण है, ग्वालियर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के मुख्य न्यायाधीश के आदेश करने के बाद भी ग्वालियर हाईकोर्ट के प्रांगण में डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति नहीं लगने दे रहे। जयपुर हाईकोर्ट के प्रांगण में मनु की मूर्ति लगी है, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति हाईकोर्ट प्रांगण में नहीं लगने दे रहे। चिंता का विषय, हम वहां भी जाएंगे, हमने जाने की कोशिश की। तो हमें नहीं मालूम कौन बड़ा नेता है, कौन बड़ा छोटा नेता है, कौन बड़ा नेता है, लेकिन आज जो दलितों की समस्या है, ऐसा मैं मानता हूं, उन समस्याओं के साथ अगर कोई अपने आप को जोड़ देगा और दलितों में विश्वास हो जाएगा कि हमारा आदमी है, हमारी बात कहता है, गर्दिश में हमारे साथ है, तो लोग उसके साथ हो जाएंगे। मेरा ऐसा मानना। लेकिन आप खुद कद्दावर नेता है, तो आपको कोई तो लगता होगा कि जो दलितों की आवाज को आपके अलावा आपको लगता है चंद्रशेखर आजाद जिस तरह से चुनाव जीत कर आए नगीना से, आकाश आनंद जिस तरह से एक्टिव हैं उत्तर प्रदेश में, लगातार अब बिहार में भी खबरें आ रही हैं कि प्रचार प्रसार करेंगे, एक्टिव लगता है कि दलितों की आवाज को वो उठा रहे हैं? जो लोग उठा रहे हैं उनका स्वागत, लेकिन जैसा मैंने पहले आपसे कहा है, सब लोग अपने अपने तरीके से उठा रहे हैं, हर आदमी का अपने काम करने का तरीका है। लेकिन जहां तक समाज की स्वीकारता का सवाल है, समाज तो उन्हीं को स्वीकार करेगा। मैं ये किसी के बारे में न पॉजिटिव कह रहा हूँ न नेगेटिव कह रहा हूँ, लेकिन लोग किसी भी आदमी को जब लाइक करते हैं, जब पसंद करते हैं, जब उनको विश्वास हो जाता है कि हमारा आदमी है और गर्दिश में हमारे साथ, वो कौन करेगा, लोग अपने आप फैसला कर लेंगे। तो आपको लगता है कि जो अत्याचार दलितों पर अभी हो रहा है, आपने खुद कहा, तो ऐसे में दलित नेताओं को एकजुट एक साथ होकर आवाज उठाने की जरूरत है? मैं समझता हूँ जो समस्या है उन समस्या को निदान जरूर होना चाहिए। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि अत्याचार इसलिए हो रहा है कि आज दलितों के खिलाफ सरकार है, ये वर्ण व्यवस्था में विश्वास रखने वाली सरकार, ये आरएसएस के लोग जिनका राष्ट्रीय आंदोलन में कोई योगदान नहीं रहा। जब संविधान बनना था उस समय भी ये कह रहे थे ये लोग कि जब मनु महाराज का संविधान हमारे देश में मौजूद है तो किसी और संविधान की जरूरत नहीं है। हिंदू कोड बिल के सवाल पर 1949 में इन्होंने अम्बेडकर की तस्वीर को जलाया, अम्बेडकर के का अपमान किया। एक किताब लिखी है अरुण शौरी ने। अरुण शौरी बड़े पत्रकार थे, राज्यसभा में 2 बार रहे, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्री थे। वो अरुण शौरी किताब जो अगर पढ़ लेंगे तो उसमें लिखा है कि अम्बेडकर से ज्यादा तो बदमाश दुनिया में कोई आदमी नहीं था, अंग्रेजों के गुलाम थे, पद लुलुक थे, पता नहीं क्या क्या लिख दिया। और एक सवाल भी हुआ था इस पर कि संसद में किस किताब पर प्रतिबंध लगना चाहिए, लेकिन इस पर प्रतिबंध नहीं लगा। तो ये जन्मजात दलितों के खिलाफ है, इनके संस्कार, इनका आचरण, इनकी मनोवृत्ति, इनका सोच दलितों के खिलाफ है, कहे कुछ भी। लेकिन कुल मिलाकर के ये आरएसएस के जो लोग हैं, ये आरएसएस के लोग का जो दृष्टिकोण है वो दलितों के खिलाफ है। आखिरी के कुछ सवाल हैं कि आप लोग खुद उत्तर प्रदेश में गठबंधन में चुनाव लड़े इस कांग्रेस पार्टी के साथ, लेकिन बीच बीच में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बयान सामने आते हैं समाजवादी पार्टी को लेकर खास तौर पर, आपको लगता है कि गठबंधन में रहना 2027 का चूंकि चुनाव सामने है और वरिष्ठ नेता है, आपसे भी राय मशवरा लिया जाता होगा, लगता है कि साथ में मजबूती से चुनाव लड़ने में ज्यादा फायदा है उत्तर प्रदेश में? मेरी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से ये अपील है, आग्रह है कि छुटभइयों को बोलने से मना करें। कांग्रेस पार्टी के और समाजवादी पार्टी के रिश्ते खराब नहीं होने चाहिए। अभी हम लोग विधानसभा लोकसभा का चुनाव लड़े, हमको भी फायदा हुआ, कांग्रेस को भी फायदा हुआ, सही जाहिर सी बात।
आगे भी जनता ये चाहती है कि हम लोग मिलकर के चुनाव लड़ें। इसलिए कांग्रेस पार्टी के जो बड़े नेता तरह तरह की बात करते रहते हैं, उस पर नियंत्रण लगना चाहिए और उनकी समझ में आनी चाहिए कि जनता ये चाहती है, वक्त का तकाजा है कि हम दोनों मिलकर के चुनाव लड़ें और हम कोई ऐसी बात अपने मुंह से न कहें जिससे दोनों दलों के बीच में तनाव पैदा हो। तो आपको लगता है कि समझाने की जरूरत है ऐसे नेताओं को जो बीच बीच में लगातार समझाने की जरूरत है, लगाम लगाने की जरूरत है। उनको कहें कि अभी विधानसभा का चुनाव आ रहा है और जनता ये चाहती है, जो जनता के मिजाज के खिलाफ जाता है वो खत्म हो जाता है। जनता ये चाहती है कि हम दोनों लोगों को मिलकर के चुनाव लड़ना चाहिए। तो कुल मिलाकर के इस बीच में हमें कोई ऐसी बात, चाहे हम समाजवादी पार्टी के लोग हों चाहे कांग्रेस के लोग हों, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए जिससे गठबंधन में दरार पैदा हो, दरार पैदा। ये वक्त का तकाजा है। अगर गठबंधन की बात करते हैं हम, तो आपको लगता है कि जिस तरह से साथ में चुनाव लड़े, अब 27 में विधानसभा का चुनाव होना, अगर साथ में इस तरह की बयानबाजी नहीं होगी तो अभी रिश्ते समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के मजबूत हैं। और ये भी आप मानते हैं कि कांग्रेस को जो सीटें मिली हैं लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की वजह से मिली है? देखिए, रिश्तों का निर्माण दोनों तरफ से होता है। हाँ। मैं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। हम ये चाहते हैं कि कुल मिलाकर के दोनों पार्टियां विधानसभा का 2027 मिलकर के चुनाव लड़ें। इसलिए मैंने आपसे आग्रह किया, आपसे निवेदन किया कि कांग्रेस पार्टी के जो बड़े नेता हैं उनको हिदायत करनी चाहिए कि कोई ऐसी बात न करें जिससे समाजवादी पार्टी या कांग्रेस के रिश्ते प्रभावित हों। हम तो यही चाहते हैं। लेकिन कुल मिलाकर के कोई रिश्ता जब बनता है, कोई गठबंधन जो बनता है, तो उसका निर्वाह दोनों तरफ से होना चाहिए। इसलिए हम ये चाहते हैं कि हम तो संयमित रह ही रहे, लेकिन कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, ये छुटभइये लोग जो बयान देते रहते हैं जिससे रिश्ते खराब होने की संभावना है, कोई ऐसी बात न करें जो जनता के मिजाज के खिलाफ हो। जनता गठबंधन चाहती है और दोनों दलों को गठबंधन करना चाहिए। तो आपको लगता है कि जो सीटें मिली कांग्रेस पार्टी को सपा की वजह से मिली है, क्योंकि सपा उत्तर प्रदेश में? मैं इतना ही कह सकता हूँ, दोनों दलों को फायदा। चलिए, बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। आगे फिर एक नए चेहरे के साथ बातचीत होगी। रामजी लाल सुमन, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, राज्यसभा सांसद, जिन्होंने बेबाकी से सभी सवालों के जवाब दिए। नमस्कार।